everyone. Today we will discuss about the topic cell cycle and cell division. Okay. तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड बाय सेल्स. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम अपनी ही बात कर लेते हैं पहले. तो हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो सेल से ही प्रोड्यूस हुई है ना. सेल डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स डेड होते जाते हैं, ये फिनोमेना चलती जाती है ना. एंड कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम डिवीजन करते हैं, जब नीड हो तब डिवाइड करते हैं. ठीक है, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवीजन जिसमें परफॉर्म होता रहता है, लाइक योर स्किन है ना, एपिडर्मल लेयर जिसको हम बोलते हैं, एपिडर्मल लाइनिंग है जो कि रेगुलरली डिवाइड होती है. तो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में जो सेल्स है ना, इसमें डिवीजन परफॉर्म होता है. इन सेल डिवीजन के थ्रू ही ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ हो रही है, रिपेयर का फंक्शन हो रहा है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में किस किस सेल्स में डिवीजन होता है, किस में डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, अब सेल्स, ह्यूमन बींग्स की जो सेल्स है, दैट वन इज द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू. है ना, 3 टाइप के टिश्यू है. फर्स्ट वन इज अ लेबाइल टिश्यू, second one is a stable tissue, third one is a permanent tissue. Okay, तो आपके 3 टाइप के टिश्यू हो गए. टिश्यूज है, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ द सेल्स. तो ये वाले जो टिश्यूज है ना, लेबाइल वाले टिश्यू, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली आपकी डिवीजन करती है. कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, नई सेल्स बनती है, पुरानी सेल डेड होती जाती है, न्यू सेल्स बनती है, पुरानी सेल डेड होती जाती है. ऐसा हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमारी स्किन, एपिडर्मल लाइनिंग, एपिडर्मल लाइनिंग ऑफ स्किन, हमें पता भी नहीं चलता है. रेगुलरली मिलियंस एंड ट्रिलियंस हमारी स्किन सेल्स, हमारी डेड सेल्स रिमूव हो जाती है और नई बन जाती. तो स्किन सेल्स में आपके कौन से टिश्यूज में कौन से आपके सेल्स प्रेजेंट है? लेबाइल टाइप के हैं और इसमें कंटिन्यूसली डिवीजन परफॉर्म होता रहता है. ठीक है, एक तो हो गया आपका स्किन सेल, और हमारा कहाँ होता है? गट की लाइनिंग है ना. गट की लाइनिंग अगर हम देखें, ठीक है, योर गट की लाइनिंग अगर हम देखें, स्टमक है या आपका स्मॉल इंटेस्टाइनल जो इनर लाइनिंग है, इसमें भी कंटिन्यूसली डेड सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, डैमेज सेल्स बाहर निकलते रहते हैं ना, फॉर्म ऑफ फीकल. जब आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकालेंगे तो उसमें डेड सेल्स भी बाहर निकल जाती हैं. तो आपकी गट की जो इनर लाइनिंग है उसमें भी लेबाइल टाइप के टिश्यूज हैं. इनर लाइनिंग ऑफ गट, इनर लाइनिंग ऑफ गट. ओके, और कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है? स्टेबल टिश्यूज पे आते हैं. स्टेबल टिश्यूज वो टिश्यू है, वैसे तो वो डिवाइड नहीं करते, जब कोई रिपेयरमेंट का फंक्शन होता है, कहीं सेल डैमेज होती है, लाइक अ लिवर सेल. लिवर सेल डिवाइड नहीं करते हैं, बट अगर लिवर में कहीं पे सेल्स डैमेज हो जाती है, कोई भी कॉज हो सकता है सेल्स डैमेज होने का, तब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो स्टेबल टाइप के टिश्यूज हमें कहाँ देखने के लिए मिले हैं? लिवर में, पैनक्रियाज में, है ना, यहाँ देखने के लिए मिलते हैं. किडनी में भी देखने के लिए मिलते हैं. किडनी में सेल वैसे डिवाइड नहीं करती है. जब किडनी की सेल्स डेड होने लगती है तो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, या रिपेयरमेंट के फंक्शन के लिए. परमानेंट, जिसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता है. और आप बताओगे मुझे क्या होते हैं? यस, नर्व सेल्स. नर्व सेल, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जिसमें डिवीजन आफ्टर द बर्थ डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, चाहे वो डेड क्यों ना हो जाए, बट उसमें आपका सपोज है तो कोई एक्सीडेंटल केस में कहीं पे न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो वो इम्पेयरमेंट, वो पार्ट इम्पेयरमेंट हो जाता है, उससे लिंक जो पार्ट है उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है. चाहे आपको उसको सर्जिकली करे या कुछ भी करे, वो नया न्यूरॉन्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि न्यूरॉन्स आफ्टर द बर्थ डिवाइड नहीं करते. क्लियर? तो यहाँ पे नर्व्स यानी न्यूरॉन्स में डिवीजन कभी नहीं होता. ऑलवेज नंबर, ये पॉइंट याद रखेंगे. तो हमें जनरल सा इंट्रोडक्शन पता चल गया कि सेल्स में कौन कौन सी सेल्स में कैसा कैसा डिवीजन होता है. ठीक है,
अब आती है आपकी सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स स्ट्रक्चरल सेल्स जो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स ऑलवेज इन अ डिप्लॉयड, है ना, और ये माइटोसिस करते हैं। अभी हम बताएंगे माइटोसिस होता है क्या है, मियोसिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं और दिस वन इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, जैसी ही सेम सेल बनेगी। तो हमारे पूरी ओवरऑल बॉडी में सोमैटिक सेल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। जर्म सेल्स, जर्म सेल्स हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, इन अ मेल, मेल में स्पर्मेटोसाइट्स है जो कि स्पर्म्स बनाएगा। इन अ फीमेल प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes हैं जो कि ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जर्म सेल्स क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं, ओके, डिप्लॉयड होते हैं जर्म सेल्स, बट आफ्टर द मियोसिस ये आपका 4 डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की मेजरली सेल्स हमारी सारी कैसी है, सोमैटिक है, सिर्फ एक टाइप की सेल्स को छोड़ के, जर्म सेल्स को छोड़ के, बाकी सारी जितनी भी स्ट्रक्चरल सेल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल आर द सोमैटिक सेल्स। याद रखना ये पॉइंट्स। अब आते हैं सेल डिवीजन होता कैसे, क्या है ये सेल साइकिल, क्या है ये सेल डिवीजन, है ना। सिंपल सा फिनोमेना है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट टफ प्रोसेस की तरह नहीं लेना है, सिंपल। अब देखिए, अब सेल को कैसे पता चलता है कि उसको डिवाइड होना है, मेन पॉइंट ये है, सेल को कैसे पता है इसको डिवाइड होना है। तो यहाँ इसके पीछे भी एक फिनोमेना है, यहाँ पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जो कि सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन क्या होती है, कुछ बताना, है ना। तो ये क्या है, एक एंजाइम है, साइक्लिन, साइक्लिन एंजाइम है। ये एंजाइम एक्चुअली है क्या, प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट, ओके, दिस वन इज अ काइनेज, प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम है दिस वन, प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम है। इसको पूरा ओवरऑल साइक्लिन को अगर बात की जाए आपकी, तो हम कह सकते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट, ऐसा भी बुक में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये क्या वर्क करते हैं, ये कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, सेल साइकिल स्टार्ट हो सके और सेल साइकिल डिवीजन करने के बाद स्टॉप भी हो सके, ठीक है, सेल साइकिल स्टार्ट हो सके, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद स्टॉप भी हो पाए, इसके लिए ये साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये साइक्लिन ना हो तो आप बताएंगे क्या होगा, यस, अगर ये साइक्लिन प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा कि सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जाएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना, तो सेल में डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। कौन सी कंडीशन आ सकती है, ओके, क्या हो सकता है, अगर सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहे, उसका कोई मेन परफॉर्मेंस नहीं है कि डिवीजन तब होना है जब कुछ रिपेयरमेंट का फंक्शन हो, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में डिवीजन होना है, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कंटिन्यूअसली सेल में डिवीजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये क्या कंडीशन आ जाती है, दैट वन इज द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या है, दिस वन इज द कैंसर। क्या कॉज हो जाएगा, अगर ये साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कंट्रोल नहीं करेगी सिचुएशन को, दैट वन इज कॉल्ड अ कैंसर। अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीजन हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड कैंसर, क्लियर। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, ओके। तो मेन प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसेस है हमारी सेल साइकिल, क्या होती है, ओके, उसके बाद उसके अंदर डिवीजन क्या है, तो सेल साइकिल क्या है देखते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल है, उसी के अंदर डिवीजन आएगा, ठीक है, साइकिल।
फिर ये एक सेल साइकिल के अंदर आपका देखिए here a 95% is a cell cycle. Okay, 95% पार्ट जो है ये टाइमिंग जो भी समझ सकते हैं, पार्ट समझ सकते हैं, 95% पार्ट जो है वो सेल साइकिल का है। ठीक है, सेल साइकिल एक्चुअली क्या है, प्रिपरेशन फेज है, एक लंबी प्रिपरेशन, एक लॉन्ग प्रिपरेशन और फिर डिवीजन, एक लॉन्ग प्रिपरेशन देन डिवीजन। डिवीजन सिर्फ 5% पार्ट बनाता है, एक लंबी प्रिपरेशन और छोटी डिवीजन, ये याद रखेंगे। तो आपका ये क्या है, ये पूरी फिनोमिना जो है, दिस वन इज कॉल्ड सेल साइकिल। अभी मैं डेफिनेशन भी बताऊंगी, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका G1 फेज, एस फेज लंबी होती है तो ये पूरी यहाँ तक एस फेज, G2 फेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल आपकी डिवाइडेड है 2 फेजेस में, इंटरफेज यानी प्रिपरेशन वाली फेज जो आपने देखा बेटा, इंटरफेज एंड आपका एम फेज। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 phases, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, इंटरफेज इज द प्रिपरेशन फेज, लंबी प्रिपरेशन, छोटा इवेंट, यही होता है। पूरे साल भर या 2 साल तक आप नीट की तैयारी करते हो और वो 3 आवर्स में देके आते हो एग्जाम्स, है ना। +1 वाले स्टूडेंट्स आप लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं, 1 आवर में एग्जाम्स देकर आते हैं, यानी लंबी प्रिपरेशन और छोटा परफॉर्म करना है आपको सिर्फ 1 आवर में। तो वही वाली फिनोमिना यहाँ पर हो रही है आपकी, इंटरफेस लंबी प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस कम टाइम का। ठीक है, तो प्रिपरेशन यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा है, सिर्फ कंटेंट बन रहा है, जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए, जो प्रोटीन्स उसको चाहिए, वो सब कुछ बनेगा। क्या क्या होगा देखते हैं। तो सेल साइकिल आपकी क्या हो गई, दिस वन इज अ इंटरफेज और एम फेज को ही हम सेल साइकिल कहते हैं। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, द सीक्वेंस। सबसे पहले जो सेल है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सेल डुप्लीकेट देयर जीनोम एंड अदर ऑर्गेनल्स कंपोनेंट और उसको इक्वली 2 डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, द सीक्वेंस यस, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल्स डुप्लीकेट देयर जीनोम, सेल्स अपना जो जीनोम्स है उसको डुप्लीकेट करता है एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज करता है, ये डुप्लीकेट करता है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ऑर्गेनेल्स, है ना, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट हो गया, फल के एपेटस। क्योंकि सेल को डिवाइड होना है 2 डॉटर सेल्स में, तो अपने अंदर वो कंटेंट को डबल करेगा तभी तो इक्वली 2 सेल में डिवाइड कर पाएगा। क्लियर। अब ये 2 मार्कर है ना, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मुझे 2 स्टूडेंट को देना है, तब मैं कैसे दे सकती हूँ, एक उसको तो तोड़ नहीं सकती, तब क्या करना है, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है ना। मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, तब क्या होगा, 2 में मैं इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसे ही सेल को हर एक कंटेंट को डुप्लीकेट करना है, डबल करना है, ताकि वो इक्वली 2 डॉटर सेल्स में डिवीजन कर सके उसका। ठीक है, and the other constituent of the cells which eventually distribute and divided into our daughter cells. Okay, this term is called a cell cycle. Clear? इसी पूरी फिनोमिना को ही हम सेल साइकिल कहते हैं, जो कि इंटरफेज और एम फेज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये सेल साइकिल दिया किसने था, द साइंटिस्ट द हॉवर्ड, बुक में नहीं है मेंशन, हॉवर्ड एंड पैले। हॉवर्ड एंड पैले ने ये सेल साइकिल को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, फर्स्ट फेज। अब आते हैं सबसे पहले इंटरफेज पे। इंटरफेज की सबसे पहली फेज होती है, फर्स्ट वन फेज इज द G1 फेज।
ठीक है। जीवन फेज में आपका क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, मेनली यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए डिफरेंट टाइप्स की आरएनए की सिंथेसिस होती है, अभी आगे आएगा आपके में कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं। आरआरएनए, टीआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो आरएनए की सिंथेसिस होती है यहाँ पे मेनली, और क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी प्रोटीन हमें आगे चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, और जो ऑर्गेनेल्स है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेट हियर। ठीक है, कुछ बचते हैं फिर भी, सम ऑर्गेनेल्स कह सकते हो आप, या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हियर, बट इसके अलावा भी कुछ बचेंगे जो कि बाद में होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड क्लोरोप्लास्ट, उनका डुप्लीकेशन जनरली S2 फेज में होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन G2, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी एपरेटस G8 रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, इसका डुप्लीकेशन आपका G2 फेज में हो रहा है। फिर जीवन की बाद आती है आपकी एस फेज। एस फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, लॉन्ग ड्यूरेशन फेज, जीवन का अप्रोक्सीमेट टाइम 6 आवर होता है, एंड एस का टाइम 7 आवर्स से अबव होता है, 7 to 9 आवर्स के नियर अबव। सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। Here a duplication, DNA duplication is occur. Okay, DNA duplication हो रहा है इस फिनोमेना में, इस फेज में। अब डीएनए का थ्रेड हमारा बन गया है, हमने देखा डीएनए के थ्रेड को बाइंड होने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी यही होगा, तो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी यहीं पे हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन यहाँ पर हो रहा है आपका, और क्या हो सकता है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, डुप्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आगे देखते हैं सेंट्रियोल क्या मेजर रोल है यहाँ पे सेंट्रियोल का डिवीजन में। ठीक है, एंड न्यूरॉन्स में आपका डिवीजन क्यों नहीं होता है, बिकॉज मैच्योर न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल ही नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है, बट ये भी एक रीजन है न्यूरॉन्स में डिवीजन ना होने का। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा, दो चाहिए ना हमें सेंट्रियोल, ताकि वो स्पिंडल बना सके। आगे देखते हैं हम, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बना स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यहाँ पे बना स्टोन प्रोटीन, यहाँ क्या बनेगा G2 फेज में, G2 में हमारा बनता है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन हो गया यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या चाहिए हमें, स्पिंडल बनाना है ना, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। तो G2 फेज में आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, या फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन आपका G2 फेज में हो गया। क्लियर। अब सेल्स आई यहाँ से चलती हुई, दिस वन देख लेते हैं फिनोमेना को कैसे होगी। सेल्स है ये, सेल्स ने इंटरफेस को क्रॉस करना है, सेल्स बिकम एनलार्ज, जीवन फेज में आई है, दिस वन इज बिकम एनलार्ज, साइटोप्लाज्म लेवल बढ़ जाएगा, है ना। ये सेल्स हमारी जब G2 फेज में आती है, दिस वन इज बिकम एनलार्ज। ठीक है, ऑर्गेनेल्स इसके अंदर डबल हो गए हैं, है ना। S1 एस फेज में आएगा तो फिर डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, दिस वन द अमाउंट ऑफ अ डीएनए इज डबल। ठीक, और फिर क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगी,
जब ये आ जाएगा आपका G2 फेज में आ जाएगी सेल्स, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जानी है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं, सेंट्रियोल डबल हो गया हमारा। ठीक है, सेंट्रियोल डबल हो गया, ये डीएनए का अमाउंट है, ये डबल हो गया था। ठीक है, G2 में आते आते डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज सेम। डीएनए का अमाउंट तो डबल हो रहा है, बट द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज सेम। याद रखना, भी समझाऊंगी मैं आपको। अब देखिए, दिस वन इज, समझ लो पहले क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन क्या है। ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर एक अपना डीएनए होगा। यस, इसके पास एक अपना डीएनए है ना, ये डीएनए है इसके पास अपना। डीएनए आपको पता है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको बाइंड होने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, इसको बाइंड होने के लिए स्टोन प्रोटीन चाहिए होती है। तो स्टोन प्रोटीन से ऑक्टामर्स की तरह होती है ना ये, इसको बाइंड होने के लिए स्टोन प्रोटीन चाहिए होती है। स्टोन प्रोटीन में जाके बाइंड हो जाता है, और फिर ऐसे ऐसे बीच बीच में क्लस्टर हमें स्टोन प्रोटीन के दिखाई देंगे जब आपको माइक्रोस्कोप की स्टडी करोगे तो। ठीक है, माइक्रोस्कोप इसको देखोगे तब। तो ये आपको डीएनए का थ्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एस फेज में क्या होना है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। सेम कॉपी बना दी डीएनए ने यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपी, एग्जैक्ट सेम कॉपी। अब डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया, अब क्या करना है, इसको कवर करना है ना। तो यहाँ पे नई आर्म निकल आएगी, नई आर्म, नई बाजू, है ना, नया बाजू इसका सेंट्रियोल का। ये क्या है बेटा, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एक ही क्रोमोसोम्स बोलेंगे, बट हियर आर प्रेजेंट सिस्टर क्रोमेटिन। ये दोनों क्या होगी, सिस्टर क्रोमेटिन। दो क्रोमेटिन प्रेजेंट है यहाँ पे, बट द क्रोमोसोम इज वन। क्रोमोसोम नंबर सेम ही है, वन ही है। वो भी वन था आपका, ये भी वन ही है। डीएनए अमाउंट डबल हो गया है, फिर भी द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज वन। ये आपकी दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड भी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे सबका। ओके, आगे बढ़े। तो क्रोमोसोम्स आपका डीएनए अमाउंट यहाँ पे डबल हो गया। इसमें एस फेज में, G2 फेज में पहुंचेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें मिल गया। अब आती है डिवीजन फेज, एम फेज। ठीक है, तो एम फेज में बेटा हो गए यहाँ पे डिवीजन सेल का, दो सेल हमें मिल जाते हैं फाइनली। ठीक है, कुछ सेल आगे फर्दर डिवीजन करते हैं, कुछ सेल डिवीजन नहीं करना चाहते। ठीक है, वो कहते हैं भाई हमें थोड़ा रेस्ट करना है, हमने बहुत अभी G1 फेस किया, G2 फेस किया, बड़ा काम कर लिया है, हमें थोड़ा रेस्ट करना है ना। तो रेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, एक रेस्टिंग फेज होती है, G0 फेज, क्वोशिएंट फेज जिसको बोलते हैं, एग्जाम्स में आ जाता है कई बार। व्हाट इज द क्वोशिएंट स्टेज, व्हाट इज द क्वोशिएंट स्टेज। क्वोशिएंट स्टेज जो है ये एक रेस्टिंग स्टेज होती है, दिस वन आल्सो कॉल्ड अ रेस्टिंग स्टेज। यहाँ पे जब सेल्स यहाँ पे पहुंच जाती है इस स्टेज में, these cells मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, these cells मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि जो अंदर के परफॉर्मेंस है ना, लाइक एटीपी में कन्वर्जन होना एंड लाइसोसोम्स का बनना, सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ग्लूकोज का डिसोसिएशन होना। सेल्स इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट पार्टिसिपेट इन अ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ये रेस्ट स्टेज में चले जाते हैं। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 2019 में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि जो सेल्स आपके G0 स्टेज में चली जाती हैं, क्या वो परमानेंटली एग्जिट हो जाती है सेल साइकिल से, या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गई है। यस, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गई हैं। अगर उनकी नीड हो तो फिर से सेल साइकिल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो टेम्परेरी
या फिर सस्पेंड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड हो जाती है। सपोज दैट एक ये लिवर सेल है, लिवर सेल्स है, वो बहुत कम डिवीजन करती है, कुछ डिवीजन हुआ फिर वो जी नॉट फेज में चली गई कि हमें भी डिवीजन अभी नहीं करना है। लिवर सेल्स की कुछ सेल्स में आपका डैमेज हो गई है ना, कोई भी हेपेटाइटिस डिजीज हो गई आपको या कुछ हो गया, लिवर की कोई डिजीज हो गई, कुछ सेल्स आपकी डैमेज हो गई, तब क्या करेगी, रिपेयरमेंट के फंक्शन के लिए सेल्स जी नॉट फेज से फिर से जीवन फेज में आ जाएंगे। यस, समझ में आया ये कंसेप्ट। फिर से वो सेल साइकिल को परफॉर्म करके अपना डिवीजन करेगी। क्लियर। तो जी नॉट फेज, क्वेश्चन फेज जो है आपकी, दिस वन इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, रेस्ट फेज। थोड़े टाइम के लिए सेल जो है वो उस स्टेज में जा सकती है, चली जाती है। ठीक है, जो सेल्स आपकी स्टेबल सेल्स हैं, लाइक आपकी किडनी के सेल्स, लिवर सेल्स है ना, तो वो पैंक्रियास के सेल्स, तो ये सारी सेल्स आपका कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड है, जब उनकी नीड हो तो वो फिर से आ सकती है, बिकॉज इट्स अ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, क्वेश्चन स्टेज में जो सेल्स है, दी सेल्स आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट। ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है आपकी, बट नॉट प्रोलिफरेट या प्रोलिफरेशन की प्रोसेस नहीं करती है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आया था ऐसे कि आपका जो इस सेल्स में, हाँ ठीक है, ये मेटाबॉलिकली से रिलेटेड है आपका, ठीक है, कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है या नहीं होती, बहुत पहले क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जी नॉट फेज में जो सेल्स पहुंची है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली एब्सेंट, नॉट परमानेंटली एब्सेंट फ्रॉम सेल साइकिल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल कंप्लीट हुआ आपका, इसमें अब आते हैं एम फेज। ठीक है, एम फेज आपकी डिविजनल फेज है, जहाँ पे डिवीजन होना है, सारी तैयारी हो चुकी है ना, अब परफॉर्म करना है उसको अपना परफॉर्मेंस। तो एम फेज में आपके दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर सोमैटिक सेल्स है तो माइटोसिस करेंगे, और जर्म सेल्स हैं तो मियोसिस परफॉर्म करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस करना है आज। यस, माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर, सेम डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होता है? हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, बट मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल में कभी नहीं होता है। हैप्लॉइड सेल्स में सिर्फ माइटोसिस हो सकता है, तो सेम हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। यस, चलिए अब हम देखते हैं, ये एक पेरेंट सेल है ना, ये एक पेरेंट सेल है जिसको आगे डिवीजन करना है, तो वो क्या करेगी, सेल साइक्लिन प्रोटीन से उसको इंडिकेशन मिलेगा कि भाई डिवीजन करना है, यहाँ पे कुछ सेल्स डैमेज हुई, नई सेल्स हमें चाहिए, या फिर डब्ल्यूबीसी को इंडिकेशन मिला कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, अपनी कॉपीज बनाओ, है ना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, सोल्जर की तरह वर्क करती है प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, तो साइक्लिन प्रोटीन एक इंडिकेशन देगा कि नई सेल्स बनानी है, नए डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करने हैं। तब डब्ल्यूबीसी गो फॉर द इंटरफेस, फटाफट चले जाएंगे जीवन फेज में, एस फेज में, एम फेज में, है ना। तो जीवन फेज में जाने के बाद सेल्स में क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, बहुत सारी की प्रोटीन्स बन रही है। एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, सच दैट ये एक पेरेंट सेल है, इसका अमाउंट डीएनए का 10C है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट हम दो फॉर्म से लेते हैं, एक सी यूनिट से ले लेते हैं और एक पिकोग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, वेट करते हैं तो इज द पिकोग्राम्स। इस दोनों तरीके से एग्जाम्स में आ सकता है, ध्यान से समझना। अब ये एक पेरेंट सेल है जिसका अमाउंट डीएनए का 10C है। जीवन फेज में भी ये 10C होगा, एस फेज में ये अमाउंट डबल हो जाएगा 20C, G2 फेज में ये अमाउंट 20C, जब एम फेज आएगा तब ये अमाउंट दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा 10C 10C। क्लियर।
अब पूछ लेते हैं कि पेरेंट सेल का द अमाउंट जो है डीएनए का 10C है, तो आप बताएंगे G2 फेज में अमाउंट कितना होगा। तो G2 फेज में अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि एस फेज होके निकला है। कभी कभी पूछ लेते हैं एस फेज में कितना होगा, तो आपको पता है। कभी कभी G1 फेज में भी पूछ लेते हो, तो G1 फेज में आपको पता है कि अभी एस फेज नहीं आई है, डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट G1 फेज में नहीं होता है, तो पेरेंट सेल के इक्वल ही होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका इंटरफेस और ये हो गया आपका एम फेज। तो डीएनए का अमाउंट हमने दो डॉटर सेल में इक्वल इक्वल बांट दिया। और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं, दिस वन इज टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल जैसे ही है। ठीक है, अब इसकी फेजेस देख लेते हैं। हियर आप दो फेजेस में ये डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि डिवीजन इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डिवीजन होना, कैरियोकाइनेसिस। तो आपकी जो ये माइटोसिस जो प्रोसेस है ना, एम फेज वाली जो डिवीजन वाली प्रोसेस है, शेल्डर ने इसको दिया था। साइंटिस्ट था शीडर। शीडर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एम फेज को पूरा डिस्क्राइब किया कि एम फेज में पहले जो है वो कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए आप बताएंगे मुझे, बताइए कैरियो वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था कैरियो वर्ड? कैरियो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। यस, कैरियो इज न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, दैट वन इज द कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, दिस वन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यस, अब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 4 फेजेस में होता है। फिर प्रोफेज, फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकंड वन इज अ मेटाफेज, next one is the anaphase and telophase. Okay, then cytokinesis perform होगा। ठीक है, तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? दिस वन इज अ सेल। यस, अब डीएनए का अमाउंट तो डुप्लीकेट हो चुका है क्योंकि इंटरफेस हमारी निकल गई। ठीक है, एम फेज में आ गए हैं हम। अब ये जो सेल है बेटा, इसके अंदर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा। सपोज दैट 46 है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स का लेते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी। हम बना तो नहीं पाएंगे 46 इस न्यूक्लियस के अंदर, एक दो तीन हम बना देते हैं इसमें यहाँ पर। ओके, ये हो गया आपके क्रोमोसोम्स। क्लियर? और क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रियोल हो गया है। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमें ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ना, ये एक्चुअली दिस वन, ये क्या है? ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल बनाएंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। ये क्या है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सेंट्रियोल से निकलना स्टार्ट हो गए, ऐसे स्टार फिश जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के से निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या प्रोफेज में क्या दिखाई देगा? द सबसे पहला पॉइंट आता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, फर्स्ट वन इज अ कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंसेट। ठीक है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस। क्रोमोसोम्स हमें इक्वली अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से इजीली विजिबल होंगे। ठीक है, एंड द सेल्स बिकम, द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। बर्गर खाते हो ना, तो बर्गर के नाम से याद है, स्टार्स बर्गर।
स्टार्स बर्गर ने किसमें देखा था? प्लांट सेल में देखा था सबसे पहले। फिर आए थे फ्लेमिंग एंड बोवरी, है ना। फ्लेमिंग, बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई है इन्होंने। फ्लेमिंग एंड बोवरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया कि अब एनिमल सेल में भी माइटोसिस देख रहे हैं, एनिमल सेल में माइटोसिस को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्स बर्गर अगर आता है कि माइटोसिस को सबसे पहले किसने देखा था, तब आपका आंसर होगा स्टार्स बर्गर। और अगर आता है एनिमल सेल में किसने देखा था सबसे पहले, तो फ्लेमिंग एंड बोवरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी आपकी? फर्स्ट वन आपका आता है प्रोफेज में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स नोटेड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंस होने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, दो फेज होती है आपकी प्रोफेज की। एक तो अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, है ना, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं सेंट्रियोल से, स्टार्ट टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन इन अ सेंट्रियोल। ये प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। ओके, दिस वन occur in a early prophase, and nuclear envelope get to dissociate, start to dissociate. ठीक है, this one start to dissociate या breaking, है ना। लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप इज कंप्लीटली डिसअपियर, पूरा हट जाएगा ये। एंड क्रोमोसोम्स मूव स्विमिंग इन अ साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स फ्री हो गए, है ना, आजाद हो गए कि ये आराम से उड़ सके। कंप्लीटली न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर। हम ये जो क्रोमोसोम्स हैं आराम से घूम रहे हैं भाई। जब ये आराम से घूम रहे हैं, जब वो और अदर ऑर्गेनल्स कहाँ गए? और अदर ऑर्गेनल्स छुप जाते हैं, डिसअपियर। अगर आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो अदर ऑर्गेनल्स आर नॉट विजिबल, देन अदर ऑर्गेनल्स आर डिसअपियर। तो इनको पता है कि अब न्यूक्लियर एनवेलप जब डिसोसिएट होना स्टार्ट करता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप अब फटने वाला है और या गायब होने वाला है, ये क्रोमोसोम्स बाहर आने वाले हैं, है ना। क्रोमोसोम्स बाहर आने वाले हैं, तो भाई सारे ऑर्गेनल्स कहते हैं भी छुप जाओ, क्रोमोसोम्स का राज चले। तो साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो अदर ऑर्गेनल्स गेट टू डिसअपियर, ऐसे याद। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज एक बहुत छोटी सी फेज है, कोई ज्यादा बड़ी फेज नहीं है। यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, एक लेट प्रोफेज में और क्या काम हुआ? एक तो आपका न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, और ऑर्गेनल्स छुप गए, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए। और लेट फेज में हमारा और क्या हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे थे ना अभी, तो स्पिंडल का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लेट प्रोफेज में आपका स्पिंडल का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीटेड। ठीक है, स्पिंडल बन गया पूरी तरीके से। अब आते हैं मेटाफेज पे। जब स्पिंडल बन गया तो क्या होनी है? मेटाफेज होनी है। मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन करिए, सेंट्रियोल्स, है ना। सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अर्ली प्रोफेज में होता है, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट करता है। तो जब ये अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज में, तो ऐसा स्टार फिश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। तो ये स्टार फिश जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं एस्टर। दिस वन इज कॉल्ड एस्टर।
ठीक है, आ जाता है पेपर में कभी कभी एस्क कर गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जब सेंट्रियोल से निकलना स्टार्ट होते हैं, सेंट्रियोल की कॉपी जो है मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, तो इसको ही हम सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, क्या बना लिया है इन्होंने, स्पिंडल का फॉर्मेशन किया है। यस, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल। अब यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। ये आपको बुक में ऐसा भी बना हुआ दिखाई दे सकता है, मैंने ऐसा बना दिया है, तो कोई भी गलत नहीं है। आप कोई भी डायग्राम जो भी आपको ठीक लगे वो बना सकते, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया, अलाइन एट द इक्वेटर। ठीक है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। और यहाँ पे एक नई चीज हमें दिखाई देती है, क्या दिखाई देता है यहाँ पे, ये जो आपका स्पिंडल है ना, स्पिंडल के पास एक अपनी प्रोटीन प्लेट्स है जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रियोल को दोनों साइड से पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है। इसको सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स के बीच में ये सेंट्रोमियर है ना, उसको दोनों साइड से कैप्चर कर लेती है। तो ये प्लेट है क्या, इस प्लेट का क्या नाम है, काइनेटोकोर। इस प्लेट को हम बोलते हैं, इस प्रोटीन प्लेट को हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। Kinetochore is a protein plate which one bind the chromosomes centromere for both side, दोनों साइड से इसने कैप्चर कर लिया। एंड वो क्या रहा है मेटाफेज में, मेन की वर्ड है आपका कि ये यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट है ना, इस पे ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स, ये की पॉइंट है आपका, कीवर्ड दिस वन, क्रोमोसोम्स अलाइन at equator और मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। इस पे जाके ये अलाइन हो जा रहे हैं। और क्या दिख रहा है हमें, काइनेटोकोर, बस नहीं है मेटाफेज में। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। ठीक है, अब ये एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज बनाते हैं, देखो अब ये क्या हो गया, काइनेटोकोर्स ने क्या किया कि काइनेटोकोर स्प्लिट द क्रोमोसोम्स अब फटेंगे। ठीक है, कैसे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिन अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो काइनेटोकोर्स ने क्या किया, अब ये काइनेटोकोर्स में दोनों साइड से अटैच था, तो इसने क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमेटिन में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देंगे, ऐसे लटके हुए, है ना, यहाँ पे जा रहे हैं, अपोजिट पोल्स में जा रहे हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रोमोसोम्स कहाँ परफॉर्म होती है, स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रोमोसोम्स एनाफेज में। एनाफेज में कुछ नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे स्प्लिट हो रहा है, ये मेन फिनोमेना है वैसे। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा आपका, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से, कि यहाँ पे स्पिंडल नहीं होगा यार, यहाँ पे भी स्पिंडल होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से आपका क्रोमोसोम्स अलग अलग, क्रोमेटिन जो है, अब हम इसको क्रोमेटिन नहीं बोलेंगे, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, यानी कि अब ये हाफ क्रोमोसोम्स, अब ये देखिए एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो गया, है ना, दोनों अलग अलग पोल पे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी नहीं करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में आधे चले गए, ठीक है, मतलब ये डॉटर सेल्स में चले गए, ये इस डॉटर सेल में चले गए, क्लियर। तो यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, क्योंकि हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स को स्प्लिट कर दिया, और हमें दो सिस्टर क्रोमेटिन मिल गए जो अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं। अब ये दो, हम इसको सिस्टर क्रोमेटिन नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्रोमोसोम्स ही बोलेंगे, क्लियर, नॉट कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिन। ये लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में, दीज क्रोमेटिन जो कि अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं एट द एरिया ऑफ एट द एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में अब हम इसको कहेंगे नॉट कॉल्ड क्रोमेटिन, इज कॉल्ड अ क्रोमोसोम। अब हम इसको क्रोमोसोम्स कहेंगे, यस, क्लियर। अब एक और पॉइंट मुझे मेटाफेज पे बताने वाला था, जब इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, तब हम ये मेन
एक अच्छी फेज है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, नंबर क्रोमोसोम्स का काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर काउंट करने के लिए, मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, कैसा साइज कैसा शेप है ये देखने के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फेज है मेटाफेज, क्योंकि इक्वेटर पे आके सारे अलाइन हो जाते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, एनाफेज में आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट हो गए है ना, स्प्लिट हो गए तो हम नंबर ऑफ कंटेन काउंट नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कुछ वी शेप के दिखाई दे रहे हैं, कुछ आई शेप के दिखाई देते हैं, कुछ जे शेप के दिखाई देते हैं, कुछ के शेप के दिखाई देते हैं, तो अलग अलग शेप हमें इनके तरीके से दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये एनाफेज में हमें दिखाई देखने को मिलता है। और क्या देखने के लिए मिलता है एनाफेज में? एनाफेज वैसे है तो बहुत छोटी फेज, लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, और क्या मिल रहा है? एक तो स्पिंडल का हमें अलग अलग टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं, आ जाते हैं कितना टाइप्स के स्पिंडल्स होते हैं। ये देखो, एक तो दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस स्पिंडल, जहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं लगा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल। एक ऐसा है जिसपे क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल, क्रोमोसोम स्पिंडल। एक ऐसा है जो कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में, ये वाला क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल। दिस वन इज कॉल्ड इंटरजोनल स्पिंडल। ठीक है, एंड और कहाँ दिखाई दिया? ये इंटरजोनल स्पिंडल जो है ये सिर्फ हमें एनाफेज में दिखाई दे सकता है, जब तक ये स्प्लिट नहीं होंगे तो बीच वाला कैसे बनेगा? तो इंटरजोनल स्पिंडल इज ओनली अपीयर, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का, नीट 2017, इसमें इंटरजोनल स्पिंडल जो है आपका वो कब अपीयर होता है? तो दिस वन इज ओनली अपीयर इन एनाफेज, ये सिर्फ आपको एनाफेज में ही दिखाई देगा। क्लियर हो गया? कंप्लीट। अब आ जाते हैं टीलोफेज पे। एनाफेज में क्या हुआ कि स्प्लिट हो गए, दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हमारे माइक्रोस ये क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स आपके पहुंच गए हैं, क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ a spindle get to disappear, है ना, the dissociation of a spindle get to start, dissociation होना स्टार्ट हो जाएगा। टीलोफेज तक आते आते स्पिंडल पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, डिसोसिएट हो गया पूरा, है ना। क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए, ये हमारे क्रोमोसोम्स बने इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे हो गए हैं, हाँ ये इधर आ गए हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हमारे इधर आ गए। ठीक है, अभी क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ गए टीलोफेज में इकट्ठे, यहाँ पे कलेक्टिवली हो गए, यहाँ पे कलेक्टिवली हो गए। और क्या हुआ टीलोफेज में? स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल डिसअपियर हो गया। और क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे ना हमारे, वो हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज में। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप एंड ई, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होगा इसमें, टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगी। जो ऑर्गेनेल्स है ना, वो कलेक्टिवली आधे आधे डिवाइड होने लगेंगे। ठीक है, अब एक मेथड अब आना है फाइनली साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस का तो हो गया भाई डिवीजन, क्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस अंदर और डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होते जाते हैं, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। यस, ऐसा फंजाइज और अदर सेल्स में देखने के लिए मिलता है हमें। कई बार ह्यूमन सेल्स में भी ऐसा इंटरनली हो जाता है कि सेल में ये कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो ऐसी सेल्स को हम बेटा क्या बोलते हैं? ऐसी सेल को हम बोलते हैं सिनसाइटियम, सिनसाइटियम सेल। ऐसी कंडीशन इज कॉल्ड सिनसाइटियम कंडीशन, और ऐसी सेल्स को सिनसाइटिकल सेल है। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस की जो फिनोमिना है आपकी, ये क्या है? हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल, अंदर की तरफ इनवर्टेडली मूव करने लगती है, अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में ये जो है ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अंदर की तरफ इनवर्टली मूव करने लगती है और इनवर्टली मूव करते करते ये दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे ऑर्गेन्स और ये हमें दो डॉटर सेल्स। प्लांट सेल में आपका जो साइटोकाइनेसिस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल हो गई है ना, उसमें डिवीजन हुआ था तो दो न्यूक्लियस होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे बना दो। ठीक, अब यहाँ पे बहुत हार्ड है, रिजिड है, तो ये अंदर तो मूव करेगी नहीं। तो यहाँ पे कुछ वैक्यूम्स के फॉर्मेशन होते हैं और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। दिस वन इज कॉल्ड सेल प्लेट, थोड़ा सेल प्लेट कह सकते हो। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगती है ना, बाहर की तरफ बढ़ भी रही है, ग्रोथ भी कर रही है। तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये सेल प्लेट बढ़ने लगती है और ये दो सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। बाद में ये सेल प्लेट जो है ना वो मिडिल लैमेला का काम करती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, मिडिल लैमेला बन जाती है। ठीक है, मिडिल लैमेला बन जाती है। तो ये प्लांट सेल में दो सेल्स अलग हो जाती है। तो फाइनली हमें दो सेल्स मिले। अब ये एम फेज आपका हो गया कंप्लीट। एम फेज की क्या सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके? एक तो आइडेंटिकल डॉटर आपको मिल रहा है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में फॉर्म होता है ताकि हमारी हर एक सेल जो है वो सिमिलरली दिखाई दे सके, सिमिलर फंक्शन फॉर्म करे। ठीक है, तो ये माइटोसिस हो गया कंप्लीट। बहुत अदर एनिमल्स जो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए यही यूज कर रहे हो माइटोसिस, अपनी नई डॉटर सेल्स बना रहे हो, है ना? क्लियर? तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज आई एम श्योर कि क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।